एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड सोशल चेंज। ये चैप्टर जो है आज हम लोग इस वीडियो में जो है स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस क्लास 10th का जो कंसेप्ट है उसको समझने के लिए भी ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि दुनिया में किस तरीके से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। देखो, इंडस्ट्रियल का मतलब ये होता है, सिंपल से ये समझ लीजिए कि जो काम है वो मशीन से होना, और रिवॉल्यूशन का मतलब होता है बहुत बड़े लेवल पर क्या होना, चेंजेस लाना। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि दुनिया में उस समय जो है एक ऐसा टाइम आया जहां पर मशीनों के हेल्प से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है क्या होने लगी, बनने लगी, जिसके कारण से कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट जो है बनकर तैयार होने लगे विद द हेल्प ऑफ द मशीन। इसी चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा तो पहले क्या था, देखो कोई भी सामान हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे मटका हो, चाहे बर्तन हो, पहले लोग क्या करते थे, अपने हाथों से बनाते थे। तो जो है क्या करता था, एक पीस को बनाने में उनको बहुत ज़्यादा जो है क्या लगता था, टाइम लगता था, ठीक है। लेकिन अब वही चीज़ क्या हुआ कि एक पीस को बनाने में जहां पहले एक दिन लगते थे, वहां पर अब एक पीस को बनाने में 5 से 10 मिनट लगने लगा। तो जिसके कारण से सोसाइटी में जो है क्या होने लगे, बहुत सारे चेंजेस होने लगे। जो काम जो है पहले हाथ से होता था अब मशीन से होने लगा, जिसके कारण से बहुत सारे जो लोग थे वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, जिसके कारण से सोसाइटी में भी जो है क्या होने लगा, चेंजेस होने लगा। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड सोशल चेंज। किस तरीके से उस समय के दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, और इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने किस तरीके से छोटे छोटे जो काम करने वाले जो लोग थे, जो मजदूर थे या जो कारीगर थे, उनका जो लाइफ है किस तरीके से जो है चेंज हुआ, ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां पर छोटा सा एक पैराग्राफ में हमें दिया, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, यू मे हैव सीन और एंड हर्ड अबाउट फैक्ट्रीज established in your एरिया। आपने क्या किया होगा, अपने आसपास में बहुत सारे ऐसे चीज़ों को देखा होगा या सुना होगा, अपने घर के आसपास बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है लगी हुई रहती हैं, ठीक है। यूर रिलेटिव्स एंड द एक्वेटेंसेस में ऑल्सो बी एम्प्लॉयड इन दिस फैक्ट्रीज। आपके जो परिवार वाले हैं या आपके जो रिलेटिव्स है, हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे जो लोग हैं वो फैक्ट्रीज पर क्या करते होंगे, काम भी करते होंगे। There are many small enterprises in Chhattisgarh that produces rice, kosa, टेक्सटाइल एंड अदर प्रोडक्ट। जिस तरीके से पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग फैक्ट्रीज बनी हुई हैं, उस तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो है क्या है, छोटे छोटे जो है फैक्ट्रीज जो है बनी हुई हैं, जहां पर राइस का प्रोडक्शन होता है, जिसको हम लोग राइस मिल बोलते हैं, कोसा, टेक्सटाइल और बहुत सारे प्रोडक्ट जो है क्या होते हैं, बनते हैं। कुरुद, महासमुंद, तिल्दा नेवरा, नवापारा, राजीम, भाटापारा, धमतरी, ये वो सारे प्लेस हैं जहां पर बहुत सारे जो है हमें क्या देखने को मिलते हैं, बहुत सारे राइस मिल जो है हमें देखने को जो है मिलते हैं। There are many big factories in the state as well as, for example, Bhilai steel plant where iron and the steel are produced, the aluminium plant in the Korba and the cement factory in the Balauda Bazaar। तो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्रीज तो हैं ही, साथ ही इसके अलावा बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज भी अवेलेबल है, जैसे भिलाई स्टील प्लांट, जो कि एशिया का बहुत बड़ा एक क्या स्टील प्लांट है, जहां पर आयरन और स्टील का क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम प्लांट है कोरबा में। इसके अलावा बलौदा बाजार जो जिला है, जहां पर बहुत सारे क्या है, सीमेंट के फैक्ट्रीज जो है क्या है वहां पर बने हुए हैं। तो बोथ टाइप के हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो है प्लांट देखने को मिलते हैं, छोटे लेवल पर और बड़े लेवल पर। Many new factories have been set up in the last few decades। लास्ट कुछ सालों में अगर हम लोग बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो है और भी बहुत सारे फैक्ट्रीज जो है क्या हुए हैं, स्टैब्लिश हुए हैं। Villagers are leaving their farm to work in these factories to earn with their living। We see many products manufactured by these factories in the market। हमारे मतलब हमारे गांव में जो रहने वाले जो पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ की, वहाँ के बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन फैक्ट्रीज में जाकर जो है क्या करते हैं, काम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो फैक्ट्रीज में किया जाता है और मार्केट में क्या किया जाता है, बेचा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेफिनेशन क्या होता है। अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो आप यहां से डेफिनेशन जो है बना के लिख सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग फैक्ट्रीज using industrial product in our daily life and the people living village to work in the factory in the cities। ये इसका डेफिनेशन जो है बन सकता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन
एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में क्या किया जाता है, बहुत सारे फैक्ट्रीज जो है वो स्टैब्लिश किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं वो क्या किए जाते हैं, यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जो हमारी डेली लाइफ को क्या करता है, चेंज करते हैं, डेली लाइफ को क्या करता है, इफेक्ट करता है। और इस फैक्ट्रीज लगाने के प्रोसेस में क्या होता है, गांव से या छोटे छोटे शहरों से बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, सिटीज की ओर जो है क्या करते हैं, अपने लाइवलीहुड के लिए जो है जाते हैं। We can see this process happening in our state. It changed our lifestyle, our way of thinking, and our surrounding in foundational way. But factories production was not always part of our lives. It started in Britain in 18th century. और आप लोग देखते होंगे कि अपने आसपास के बहुत सारे जो लोग होते हैं क्या करते हैं, काम करने के लिए जो है बड़े बड़े फैक्ट्रीज में जो है क्या करते हैं, जाते हैं। इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, अपना गांव घर भी जो है क्या करना पड़ जाता है, छोड़ना पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो होती हैं ये अक्सर जो है सिटीज एरिया के आसपास होती हैं। ठीक है, तो गांव में तो इतने सारे फैक्ट्रीज होते नहीं हैं, तो जब गांव में इतने सारे फैक्ट्रीज नहीं होते हैं तो शहरों में क्या करते हैं, लोग जो है काम करने के लिए जो है जाते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण से सोसाइटी भी क्या होती है, बहुत सारे चेंजेस जो है हमको देखने को मिलती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करने देखिए। अब ये जो इंडस्ट्री है या ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में जो है पहले स्टार्ट हुआ था। ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है आपका 18th सेंचुरी के एंड या 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो है ये ब्रिटेन में सबसे पहले जो है स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब देखो, अगर आपको किसी भी चीज का क्या करना है, एक फैक्ट्री जो है क्या करना है, अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको क्या बेसिक नीड चाहिए, तो सबसे पहला तो उसके लिए आपको चाहिए बहुत सारा पैसा। ठीक है, तो उस समय जो है ब्रिटेन के जितने भी जो लोग थे, जो अमीर लोग थे, उनके पास जो है बहुत सारा पैसा था। तो उनके पास ऑप्शन नहीं था कि हम इस पैसे का क्या करें, तो वो क्या करते थे, इस पैसे से वो जो है डीएनडी मतलब क्या बोल सकते हैं आप, रिसर्च पर जो है क्या करते थे, वो खर्च करते थे। ठीक है, कि आप इसमें जो है क्या कर सकते हैं, नई नई चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं करके, तो अपने पैसे का यूज़ जो है वो रिसर्च फील्ड में ज़्यादा करते थे। तो इसीलिए जो है ब्रिटेन में सबसे पहले जो है क्या हुआ था, दुनिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है स्टार्ट हुआ था। और ये हुआ कब था, ये 18th सेंचुरी के एंड में और 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग पीरियड में जो है सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में हुई थी। और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, वहां पर पैसा होना लोगों के पास। ठीक है, चलिए, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। Britain went through many industrial and economic changes between 1780 to 1850। ये जो पीरियड है 1780 से लेकर 1850 के पीरियड में ब्रिटेन में जो है बहुत सारे इंडस्ट्रियल और बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस जो है होने लगे। दिस पीरियड इज नोन एज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और इसी पीरियड को 780 से लेके 1850 के बीच के पीरियड को जो है, जिसमें बहुत ज्यादा ब्रिटेन में चेंजेस हुए, इसी को क्या कहा जाता है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है कहा जाता है। We call such changes a revolution because Britain's economic system and Britain's society were transformed within a span of few decades। अब देखो, इतना बड़ा भारी भरकम वर्ड फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसके बोलने का पीछे का रीजन ये है कि 1780 से लेकर 1850 में कुछ ही समय में जो है ब्रिटेन में इतने ज्यादा सोसाइटी में चेंजेस होने लगे, जिसको चेंजेस होने में काफी ज्यादा समय जो है लग सकता था। जैसे हम लोग एक तरीके से अगर बोलें, जैसे कोविड-19 जो 2020 से लेकर 21-22 तक चला था, तो अगर हम लोग कोविड-19 को अगर एक साइड से देखें तो क्या होता है, ये हमारे लिए जो है कर से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, बहुत सारे लोगों को घर छोड़ना पड़ा, बहुत सारे लोगों का पैसा बर्बाद हो गया। लेकिन अगर वहीं पर अगर हम लोग इसका एक सेकेंड अगर हम लोग क्या बोलते हैं, इसका एडवांटेज अगर हम लोग देखें, तो जो टेक्नोलॉजी आज इंडिया में अडॉप्ट हुई है, अगर ये कोविड-19 जो है नहीं आता तो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में हमें 10 से ज़्यादा साल जो है लग सकता था। 10 से 15 साल में जो है हम लोग इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर पाते। जैसे कि ये यूट्यूब में वीडियोस देखना, इंटरनेट बैंकिंग करना, फ़ोन पे गूगल पे ट्रांजेक्शन करना, बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, ये अगर कोविड नहीं आता और नॉर्मल रेट से अगर दुनिया बढ़ती या हमारा इंडिया बढ़ता, तो इस यहाँ तक जो आज हम लोग 2024 में पहुँचे हैं ना, इसको पहुँचने में हमें 10 साल जो है लग जाता। तो उसी तरीके से कोविड-19 एक तरीके से जहां पर डिजास्टर हुआ, दूसरी तरीके से अपॉर्चुनिटी भी था। तो उसी तरीके से 1780 से लेके 1850 के बीच में ब्रिटेन में इतने ज्यादा इकोनॉमिक चेंजेस हुए, जिससे उनकी पूरी की पूरी जो लाइफस्टाइल है वो क्या हो गई, चेंजेस हो गई।
The growth in human productivity was unparalleled. It changed every aspect of the people's life. It had many other far-reaching effects on Britain. Subsequently, Germany and United States of America also went through this process of change. The impact of this change was felt by the economies and the societies of all the countries of the world. अब देखो, जब ब्रिटेन में ये इकोनॉमिक चेंजेस हुए तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की गवर्नमेंट तो डेफिनेटली चेंज हुई, मतलब गवर्नमेंट के सिस्टम या उनके काम करने के तरीके बदले, लेकिन वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं ना, उनका भी लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो क्या हो गया, इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण से चेंज हो गया। कैसे चेंज होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे मान लो हमें क्या करना है, एक कपड़ा बनाना है, या एक मान लेते हैं कि एक मटका बन या कोई भी एक सामान बनाने मान लेते हैं, हमें एक कपड़ा बनाना है। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन एक कपड़े को बनाने में जो है एक टेलर को पूरा का पूरा एक दिन जो है क्या होता था, चला जाता था। ठीक है, चाहे आप एक पेंट बोले एक शर्ट बोले, या एक पेंट और एक शर्ट दोनों को बनाने में एक टेलर का पूरा दिन चला जाता था। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो एक कपड़े को बनाने के लिए जो है क्या होने लगा, 10 से 20 मिनट जो है क्या होने लगा, टाइम लगने लगा, और 10 से 20 मिनट में वो कपड़ा जो है बन गया। तो पहले क्या होता था कि एक कपड़े को बनाने में एक टेलर को पूरा का पूरा अपना दिन भर लगाना पड़ता था, इसीलिए उस क्लॉथ का जो कॉस्ट है वो क्या होता था, काफी ज्यादा होता था। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के कारण अब एक कपड़े को बनने में कितना समय लग रहा है, 10 से 20 मिनट या ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। तो अब जो है एक दिन में कितने सारे कपड़े बन सकते हैं, मोर देन 50-60 बन सकते हैं। तो जो कॉस्ट है वो क्या होगा, सस्ता होगा कि नहीं होगा। तो अगर किसी भी चीज का कॉस्ट सस्ता होगा तो वहां पर रहने वाले जो गरीब लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, उसको परचेस कर सकते हैं कि नहीं। इसी तरीके से जैसे क्लोथ का मैंने एग्जांपल दिया, पहले ब्रिटेन में जो है लोग क्या करते थे, बहुत ज्यादा ब्रेड का कंजम्पशन करते थे। तो ब्रेड जो है पहले जब मैनमेड होता था, मशीन के हेल्प से नहीं बनता था, तो काफी कम क्वांटिटी में बनता था। तो इसीलिए जो ब्रेड है वो कहूँ ज्यादा क्या होते थे, कॉस्टली होते थे। लेकिन जब यही ब्रेड अब मशीन से बनने लगे तो ब्रेड का जो कॉस्ट है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो अब लोगों को खाने के लिए जो ब्रेड खरीदते थे वो क्या हो गई, सस्ती हो गई, जिससे जो है वहां के लोगों के सोसाइटी के लाइफस्टाइल में क्या हुआ, चेंजेस हुआ। ये तो मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, और भी वहां के बहुत सारे लोगों के जो है लाइफस्टाइल में क्या हुए, हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था, ब्रिटेन में। फिर बाद में ब्रिटेन में जो है यहाँ के लोगों की तरक्की को देखकर, यहाँ के सोसाइटी के लिविंग स्टैंडर्ड को देखकर जर्मनी हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, अलग अलग कंट्रीज ने क्या क्या, उन्होंने भी जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है अडॉप्ट किया। The first phase of industrial development in Britain began with the invention of new machine and the techniques. They made it possible to produce goods on the scale that was impossible in the cottage, handcraft and the handloom industry. वही बात बताया जा रहा है कि पहले फेस में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो उस समय वहां के लोगों का इंटेंशन क्या था कि नई नई मशीन बनानी है और नई नई टेक्नोलॉजी को क्या करना है, हमें जो है इजाद करना है। और इसी चीज के कारण से जो है क्या हुआ कि इतना ज्यादा सामान प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया, जितना जो है हम लोग एक कॉटेज इंडस्ट्री में या हैंडीक्राफ्ट या हाथ से अगर बनाते तो काफी ज्यादा समय लगता। मतलब आप ये समझ लीजिए कि महीनों का जो काम है वो अब क्या होने लगा, डेज में जो है होने लगा। मतलब एक महीने में जो आदमी जो है अगर हाथ से काम करके जितना सामान बना सकता था, अब वो एक एक दिन में जो है क्या होने लगे, विद द हेल्प ऑफ मशीन जो है बनने लगे। Industrialization made some people very wealthy, but many lakhs of people had to work in the harsh and unsafe condition at very low wages during this initial phase. अब देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण से क्या हुआ कि कम सामान में ज्यादा, मतलब कम समय में, लेस टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट जो है क्या होने लगे, बनने लगे। इसके कारण से जो कुछ लोग हैं जिन्होंने इंडस्ट्री सेटअप की थी पैसा लगाकर, वो बहुत ज्यादा वेल्दी हुए, बहुत ज्यादा पैसा कमाए। लेकिन अब आप बात बताओ कि जैसे पहले क्या होता था कि अगर एक मार्केट में 100 कपड़े का जो है क्या है, डिमांड है, तो एग्जांपल से आप समझते हैं, ठीक है। तो 100 कपड़े का अगर डिमांड है, इसका मतलब एक दिन में अगर एक कपड़ा बनता है तो 100 जो टेलर हैं उनको क्या मिलता था, डेली का वेजेस मिलता था। क्योंकि 100 अगर डिमांड है पर डे का, तो एक आदमी तो एक दिन में 100 नहीं बना सकता। तो 100 टेलर मिलकर क्या करते थे, कपड़ा बनाते थे। तो 100 लोगों का परिवार चलता था। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण अब ये जो 100 जो कपड़ा है वो एक ही दिन में बनने लगे, और वो मशीन के हेल्प से बनने लगे। और मशीन को रन करने के लिए 1 से 2 लोगों की जरूरत थी। तो अब पहले जो 100 लोगों को जो है क्या होता था, उनका घर चलता था, अब उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों का घर चला, और 98 लोगों का जो काम है वो क्या हो गया, छिन गया। तो जिन्होंने मशीन इंडस्ट्रियलाइजेशन लगाया उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ,
क्योंकि उनके मशीन ने क्या किया, कम समय में जो है ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट करे, जिसके कारण से उनको बहुत ज़्यादा पैसा तो मिला, लेकिन वही वही काम को जो पहले के लोग करते थे, अब उनको जो है क्या हुआ, काम मिलना बंद हो गया। और उन लोगों को जो पहले जो है टेलर थे या अलग अलग काम करते थे, अब उनको जो है क्या करने लगा, इसी इंडस्ट्रीज में जो है काम करना पड़ा, और बहुत ही हार्श और अनसेफ कंडीशन में। और यहाँ पर काम करने का जो पैसा है वो भी क्या होने लगा, बहुत ही कम जो है मिलने लगा। तो एक तरफ जहाँ फायदा होता है, वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, नुकसान होता है। ये हर चीज का है। जैसे मैंने आपको कोविड-19 में बताया कि कोविड ने जो है कुछ बहुत बुरा काम किया, तो कुछ अच्छे काम भी किए। तो उसी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड सुधरा, अमीर लोग जो है बहुत ज्यादा पैसा कमाए, लेकिन वहीं पर जो गरीब लोग हैं, जो हैंडीक्राफ्ट हैं, या जो क्या करते थे, मतलब हाथों से काम करके बनाते थे, अपना परिवार को चलाते थे, अब उनका तो परिवार डिस्टर्ब हो गया ना। तो ये जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का आप कर्ज एक तरीके से मान सकते हैं। दे इंक्लूड वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब पहले जो है क्या होता था कि पहले जो है अक्सर किसी भी कंट्री में वुमेन और चिल्ड्रन से जो है उतना ज़्यादा काम जो है नहीं करवाया जाता था, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के कारण बहुत सारे लोगों का काम जो है मशीन ने छीन लिया। तो अब परिवार को तो चलाना है ना, तो परिवार को चलाने के लिए जो वुमेन है, जो चिल्ड्रन है, उनको भी क्या करना पड़ा, काम में जो है लगना पड़ गया। The pitiable working condition caused wide discontent among the people and led to mass movement for social changes. अब जब मशीन बहुत ज़्यादा होने लगी, तो लोगों का काम जब छीनना चालू हो गया, और लोग जहाँ पर काम करते थे वहाँ का वर्किंग कंडीशन बहुत ख़राब था, वेजेस बहुत कम थे, तो इसके कारण से अब लोगों ने क्या किया, एक जो है मास मूवमेंट जो है क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया कि यह इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें नहीं चाहिए। शुरू शुरू में इंडस्ट्रियलाइजेशन सबको अच्छी लगी, लेकिन बाद में जब लोगों का काम छीनता गया, तो लोगों को समझ में आया कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये तो हमारा परिवार का क्या कर रहा है, बेरोजगार कर रहा है, या हमारे काम को छीन रहा है। तो इसके कारण से बहुत सारे लोगों ने जो है प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, जिसके कारण से जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है, ब्रिटेन गवर्नमेंट हैड टू पास लॉज टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर। अब इसके प्रोटेस्ट के कारण से फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स थे, उनके कंडीशंस के लिए ब्रिटेन के गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, रूल बनाना पड़ा कि आप जो है एक वर्कर को 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते, इस 8 घंटे में उसको आधे से 1 घंटे का रेस्ट भी देना चाहिए, उसको इतना वेजेस मिलना चाहिए, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलना चाहिए। इस तरीके के रूल्स जो है ब्रिटेन के गवर्नमेंट को बनानी पड़ी, ताकि फैक्ट्री में काम करने वाले लोग जो है क्या हो सके, उनका मूवमेंट जो है रुक सके। वो जो है जितना ज़्यादा रिवोल्ट करेंगे, वो वहाँ के फैक्ट्रीज के लिए उतना ज़्यादा क्या था, नुकसान था। तो लोगों के दबाव में आकर वहाँ के गवर्नमेंट ने इस तरीके से रूल भी जो है बनाए थे। चलिए देखते हैं द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। Industrial production began much before factories were established in England, Europe, and India in the 17th and 18th century. In those days, the demand for textile, iron, implement, and the other goods were growing in the market around the world. अब देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये तो आपका 1780 से लेकर 1850 के बीच में आया था, लेकिन इससे भी पहले जो है एक अलग तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है क्या हो रहा था, दुनिया में जो है चल रहा था। कैसे चल रहा था, देखिए 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी जब दुनिया के लोगों का एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट होना चालू हुआ, इंडिया के लोग ब्रिटेन गए, ब्रिटेन के लोग इंडिया आए, यूरोप के लोग अमेरिका गए, अमेरिका के लोग एशिया आए, तो जब यहाँ पर जो है लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा हुआ, तो लोगों ने जो है डिमांड भी लोगों की जो है क्या होने लगी, बढ़ने लगी। अब जब डिमांड बढ़ने लगी, तो उस समय सबसे ज़्यादा जो डिमांड होती थी वो कपड़े की होती थी, आयरन की होती थी, और कुछ खाने पीने की चीज़ों की होती थी। तो जब वर्ल्ड मार्केट के लोग एक दूसरे, मतलब वर्ल्ड के पूरे लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जाकर ट्रेड करते थे, तो डिमांड भी जो है क्या होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी। जैसे अब ब्रिटेन के लोग इंडिया आने लगे, तो इंडिया के जो उस समय के जो मसाले थे और कपड़े थे, वो ब्रिटेन या यूरोप कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा जो है क्या थे, डिमांडिंग थे। तो जो यूरोप के जो मर्चेंट होते थे, वो इंडिया के लोगों को आकर बोलते थे कि हमें जो है 1 साल के अंदर इतना मसाला और इतना कपड़ा चाहिए। तो उन लोगों को क्या करवाया जाता था, जबरदस्ती जो है ठेका दिया जाता था कि हमें इतना सामान एनी हाउ चाहिए। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि इंडिया के लोगों को ब्रिटेन के किसी सामान की नीड थी, तो इंडिया में डिमांड थी, तो उस समय के जो भी मार्केट होते थे वहां पर बहुत ज्यादा डिमांड थी, और इस डिमांड का फायदा कौन उठाते थे, मर्चेंट लोग जो है क्या करते थे, उठाते थे।
उनके पास बहुत सारा पैसा होता था, तो वो क्या करते थे, इसी मार्केट के डिमांड को फुलफिल करने के लिए वो गांव में रहने वाले जो लोग हैं, क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया था, लेकिन डिमांड को फुलफिल तो करना है मार्केट का, तो यही मर्चेंट लोग क्या करते थे, गांव में रहने वाले जो छोटे छोटे जो कारीगर होते थे या जो काम करने वाले होते थे, उनको जो है शुरू में पैसा दे दिया जाता था और उनको एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता था कि हमें जो है इतना सारा सामान इतने समय के अंदर में जो है चाहिए। When the merchant wanted to increase production, they contracted more artisan। और अगर ऐसा लगता था किसी मर्चेंट को कि और भी ज्यादा डिमांड हो रही है सामान की करके, तो वो और भी ज्यादा लोगों को क्या करता था, इंगेज करता था। हिस्टोरियन कॉल दिस फेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। हिस्टोरियन जो है इस पीरियड को किस नाम से बुलाते हैं, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि यहां पर मार्केट में डिमांड थी सामान की, और वो सामान कैसे बनता था, गांव में रहने वाले लोगों के द्वारा बनता था, कम समय में जो है ज्यादा प्रोडक्शन करवाया जाता था, ठेका दिया जाता था, लेकिन सारा काम हाथ से होता था, मशीन से नहीं होता था, इसीलिए इसको जो है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है कहा गया है। चलिए, in proto-industrialization, the merchant lived in the city, but the goods were produced in the village। और इस जो हम लोग जो प्रोटो इंडस्ट्रियलिज्म की बात कर रहे हैं, इस टाइम में जो मर्चेंट जो होते थे, जो व्यापारी जो होते थे, वो क्या करते थे, बड़े बड़े शहरों में रहते थे, लेकिन वो गांव में रहने वाले लोगों से क्या करते थे, काम करवाते थे। दिस सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन बिकेम पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग नेटवर्क। और ये जो है क्या हुआ, दुनिया का जो है एक तरीके से ट्रेडिंग का एक नेटवर्क जो है बन गया, कि बड़े बड़े मर्चेंट शहरों में रहेंगे और अपना सारा काम जो है गांव में रहने वाले लोगों से करवाएंगे। द मर्चेंट कंट्रोल द प्रोडक्शन एंड द आर्टिशन प्रोडक्ट्स एंड द गुड्स इन देयर होम्स, नॉट इन फैक्ट्रीज। और जितना भी डिमांड होता था सामान का, उसको जो है गांव में रहने वाले लोग अपने घरों में बनाते थे, ना कि फैक्ट्रीज में। Each merchant had scores of artisans of working for them. In this way, a large number of people became involved in the industrial production, international trade and monetary transaction। और हर मर्चेंट का अपना अपना जो है क्या होता था, एक तरीके से ग्रुप होता था, कि वो इस गांव, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि एक ग्रुप ही होता था, जहां पर वो ग्रुप के लोगों से क्या करवाता था, अपना जो भी डिमांड है उसको जो है फुलफिल जो है वो करवाते थे। ठीक है, इसी तरीके से बिना मशीनों के हेल्प से जो है दुनिया क्या हुई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो है क्या हुई थी, बंद गई थी। ठीक है, लेकिन वहां पर सामान मशीनों से नहीं बनता था, लोगों से जो है करवाया जाता था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रोटो इंडस्ट्रियलिज्म जो है हम लोग, या प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है हम लोग उसको कहते हैं। ठीक है, तो मशीनों के आने से पहले भी जो है सामान का प्रोडक्शन जो है बड़े बड़े मर्चेंट गांव में रहने वाले लोगों से करवाते थे, लेकिन उसमें पैसा मर्चेंट का ज़्यादा खर्चा होता था, क्योंकि अगर ज़्यादा सामान बनाना है तो ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और टाइम भी जो है कम है, तो इसके कारण से उनका पैसा बहुत ज़्यादा जो है क्या होता था, खर्च होता था। लेकिन जब मशीनें बनने लगी, तो अब ये जितना ये मशीनों के बनने के कारण जितने सारे लोग जो काम में इन्वॉल्व होते थे, अब ये बहुत सारे लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि इनका सारा काम जो है अब कौन करने लगा, इनका सारा काम जो है मशीन जो है करने लगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे। अब हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन में, वहां पर ऐसा क्या क्या कंडीशन थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा ही जो है एक कंडीशन, मतलब एक चीज होता है जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया जा सकता है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी होती है, सस्ते लेबर होते हैं, रॉ मटेरियल होता है, मार्केट होता है, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, स्किल्ड लेबर होने चाहिए। ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो किसी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। और ये सारा कंडीशन ब्रिटेन के फेवर में था, क्योंकि ब्रिटेन जो है 19th सेंचुरी या 18th सेंचुरी के एंड तक जो है क्या क्या था, 19th सेंचुरी में पूरी दुनिया में अपना कॉलोनी बना लिया था, बहुत सारे कॉलोनी जो है बना लिया था। इसमें से जो इंडिया है हमारा, वो वन ऑफ देम है। ठीक, एक कॉलोनी यहाँ था। तो वो क्या करता था, जो ब्रिटेन है ना, वो अपने सारे जो है कॉलोनियल कंट्रीज से रॉ मटेरियल जो है चीप प्राइस में खरीदता था, सस्ते दामों में खरीदता था, और उसको लेकर जाता था कहाँ पर, ब्रिटेन। और ब्रिटेन में जाकर उनसे सामान बनाता था, और उसी सामान को फिर से अपने कॉलोनियल कंट्रीज जो होती थी उनको जाकर क्या करता था, बेचता था। तो ब्रिटेन के पास उस समय ऐसे बहुत सारे फेवरेबल कंडीशंस थे, जिस कंडीशंस के कारण उसने इतना सारा पैसा कमाया, और आज जो है वो दुनिया का जो है वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज के लिस्ट में जो है जाकर क्या है, खड़ा है। ठीक है, तो हम लोग उसको अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि सिर्फ पैसा ही नहीं होता है, इसके अलावा और भी कंडीशंस होती हैं, और वो क्या क्या कंडीशन होती हैं जो किसी कंट्री को एक इंडस्ट्रियल कंट्रीज बनाने में इंपॉर्टेंट की रोल जो है प्ले करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।